आप सुन रहे हैं कहानी एक राज रूहानी सफ़र का भाग 6। अब तक आपने सुना कि निधि और जतिन हनीमून के लिए जैसलमेर आते हैं। तभी किसी अनजान को लिफ्ट देने से वे ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि निधि कुलधरा के भुता गांव में उन्हें बेहोश हालत में मिलती है। उसके बाद से उनके जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। जतिन बेहोश निधि को अपने घर वापस ले जाना चाहता है, लेकिन आने वाला हर घटनाक्रम उसे ऐसा करने से रोकता रहता है। क्या जतिन निधि को वापस ले जा पाएगा? क्या निधि कभी उस कुलधरा के गांव के श्राप से मुक्त हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहें। आगे वे निधि के पास आता उसकी हथेली सहलाने लगता है कि निधि झट से उसका हाथ पकड़ लेती है। वे इस अनायास व्यवहार से एकदम से चौंक जाता है। वे पकड़ उसे समाने नहीं लगती। वह उसे छूटने का प्रयास भी करता है, पर उससे छूट नहीं पाता। वह औचक सा उसकी ओर देखता रहता है। निधि की देह अभी भी बिस्तर पर तड़प रही थी। उस एक पल उसके मन में जैसे एक ही ख्याल बार बार आने लगता है कि उसे अभी यहाँ से नहीं जाना चाहिए। निधि अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़ी थी। वे पता नहीं कैसे कह जाता है, तुम जब तक होश में नहीं आ जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जतिन ने ये कहा और पता नहीं जैसे कोई हवा का तेज गर्म झोंका सा उसने महसूस किया, जिससे निधि की देह एकदम से पहले जैसी निस्तेज होती बिस्तर पर शांत हो गई। उसकी हाथ की पकड़ भी ढीली होकर जतिन से छूट गई। जतिन अवाक देखता रह गया। तभी आगे आगे डॉक्टर तो पीछे पीछे नर्स भागते हुए उस रूम में आते हैं, पर निधि को पहली जैसी स्थिति में पाते अब सिर्फ उसका चेकअप करने लगते हैं। जतिन अवाक अपने कदम डॉक्टर के इशारे पर धीरे धीरे बाहर की ओर करने लगता है। डॉक्टर नर्स अंदर थे और जतिन दरवाजे के शीशे के से अंदर देख रहा था। हार्ट रेट अब अपनी सामान्य स्थिति पर था, जिससे संतुष्ट होते डॉक्टर बाहर आकर जतिन से कहने लगे, जैसे नर्स ने बताया मैंने वैसी स्थिति तो नहीं देखी, पर अभी तो उसकी सामान्य स्थिति है, लेकिन फिर भी आज मैं इनको अपने ऑब्जर्वेशन में रखना चाहता हूँ। डॉक्टर अपनी बात कहकर चले गए और जतिन हैरान निधि की शांत देह को देखता रहा तब तक जब तक वैभव आकर उसे पुकार नहीं लेता। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? कोई बात है क्या? जतिन अपने चेहरे के भाव संभालते हुए अब तक की जो घटनाक्रम हुआ उसे छुपा लेता है और सहज दिखने का प्रयास करने लगता है। वैभव फिर पूछता है, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, कहते हुए अपनी पॉकेट के मोबाइल से निकाल कर वैन वाले गाड़ी का देखता है। वह मोबाइल को कानों से लगाए हुए वैभव से थोड़ी दूर जाता हुआ बुकिंग कैंसिल कराता है और फिर वही बेंच पर हताश बैठ जाता है। बेंच पर हताश बैठा जतिन अपना सिर दोनों हाथों से थामे नीचे देख रहा था। ये देख वैभव उसके पास आकर बैठता हुआ कहता है, फ्लैट का इंतज़ाम हो गया है। मेरा दोस्त प्रतीक 2 महीनों के लिए बाहर गया है, तब तक हम वहाँ आराम से रह सकते हैं। हो सकता है यहाँ रहने से भाभी की तबीयत भी ठीक हो जाए। अभी भी उसके मस्तिष्क में वही शब्द गूंज रहे थे, वैभव कल सुबह हम वही फ्लैट में चलेंगे, तुम घर पर फ़ोन करके माँ को सब समझा दो। वैभव के मन को कुछ खटक तो रहा था कि कुछ और बात है जो शायद उसका भाई अभी बता नहीं पा रहा। वह उसकी ओर देखता पॉकेट से मोबाइल निकालते अपनी पीठ बेंच के पुश से टिका लेता है। अब धीरे धीरे शाम घिरने लगी थी और दिन भर का तपता रेगिस्तान अब ठंडा हो चला, जिससे हॉस्पिटल की गतिविधि कुछ कम हो चली थी। अब दोनों गर्म कॉफ़ी लिए बैठे कुलधरा के बारे में बात कर रहे थे। वैभव को आश्चर्य हो रहा था कि इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न देने वाला उसका भाई आज बातों के हर छोर से बस उस रहस्यमय जगह को जानने के बारे में जागरूक दिख रहा था। खैर, वैभव की तो सदा ही इन सब चीज़ों में दिलचस्पी रही थी। यही कारण था कि पिछले साल वे अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आया था। सारे दोस्त मिलकर इसी रहस्य पर चर्चा करते रहते थे और आज उसका भाई उस जगह को जानने के लिए कुछ ज़्यादा ही उत्सुक दिख रहा था। वैभव बताने लगता है, जितना भी उस गांव के बारे में खंगाल सकते थे उससे मुझे सिर्फ इतना पता है कि वहाँ पालीवाल ब्राह्मण खेतीहर लोग रहते थे। जब एक सलीम नाम के राजा की नज़र उस गांव की एक बेटी पर पड़ी
जिसके बारे में प्रख्यात था कि वह बेहद खूबसूरत थी। समस्या तभी से शुरू हुई। वह राजा उस लड़की को हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन अपने धर्म कर्म के पक्के गांव वालों ने इसे अपनी इज्जत पे ले लिया। वे गांव वाले थे और किसी राजा से सीधे टकराव नहीं ले सकते थे, इससे उन्होंने रातों रात वे गांव खाली कर दिया। कहते हैं गांव का एक एक बच्चा, स्त्री पुरुष, सबने वो गांव छोड़ दिया और जाते जाते वे उस जगह को श्राप दे गए। बस तभी से वे श्रापित गांव ऐसे ही वीरान पड़ा है, जिसे रात में कोई वहां नहीं रुकता। बस इतना ही पता है मुझे, बाकी आप गूगल सर्च करके पता कर सकते हैं। यही कहानी आपको वहां भी मिलेगी। जतिन कॉफी का आखिरी घूंट लेता हुआ पूछता है, तुम्हें तो बहुत रुचि रहती है रहस्य जानने की, फिर श्राप को जानने क्यों नहीं तुम गांव में रुक गए? वह वो जल्दी से जवाब देता है, क्या बात करते हैं भैया आप? यहाँ के पुरातत्व विभाग ने अपना बोर्ड लगाया हुआ है कि सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक वहाँ कोई नहीं रुक सकता। अगर रुक जाए तो? जतिन की प्रश्नात्मक नजरें उठकर चौड़ी हुई जा रही थी। जतिन ऐसे कहता है कि वैभव उसका चेहरा 2 पल तक देखता रह जाता है। अगर रुक जाए तो क्या होगा? निधि भी तो वहीं पास ही मिली थी। वैभव की धड़कनें बढ़ गईं, मानो कोई दबा डर जीवित हो उठा हो। वो तो मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो वहाँ के बारे में सब जानता है, लेकिन वह हर किसी को नहीं दिखता। हमें भी नहीं मिला था, बस सुना ही है मैंने। पर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस गांव का राज क्या है। जतिन के चेहरे के बदले भाव व आंखें फाड़े देखता रह जाता है। क्यों भैया, क्या कुछ अजीब अनुभव किया आपने? जतिन से चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करता रहा वैभव। उसे ऐसा करते देख जतिन जल्दी से अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए कहता है, अरे नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम तो जानते हो कि इन सब बेकार की बातों में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अरे तुमने तो कॉफ़ी पी ही नहीं, ठंडी हो गई होगी। वैभव सपकाते हुए अपने हाथ की ओर देखता है, फिर अपने भाई की ओर जो उठकर गलियारे की तरफ जा रहा था। रात आखिर शांतिपूर्ण बीत गई, जिसे सुबह डॉक्टर ने निधि को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया और वे दोनों वहां से फ्लैट में आ गए। उनके वहां रुकने से घर पर इंतजार करता उनका परिवार कुछ न कह सका, पर सबके चेहरे निराशा से बोझिल हो गए। पर इससे निकलने का उनके पास ईश्वर से दुआ करने और इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता भी कहाँ था। ऐसा वक्त जो दोनों परिवार शादी की खुशी से निकले भी नहीं थे, लेकिन अब अनजाने मातम में घिर चुके थे। जतिन आर्द्र मन से देखता है कि बेड पर चेतन शून्य लेटी निधि और उसके देह पर चढ़ती ग्लूकोज की ड्रिप जतिन के जीवन से सारी खुशी लील चुकी थी। कई बार उसे भ्रम सा हो जाता कि अभी निधि उठेगी और हमेशा की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। उसका मन किसी उम्मीद में बस उसका निस्तेज दे निहारता हुआ अपने आप से ही बातें कर रहा था। एक दूसरे को समझने का हमें समय भी कहाँ मिला। बस 3 महीने में मंगनी और शादी। मुझे तो अभी तुम्हारी खुशी जीनी थी, समझना था तुम्हें, पर उससे पहले ही हमारे बीच जाने कैसा ये मौन आ गया। पर वादा करता हूँ निधि कि मैं तुम्हें इस बेहोशी से ज़रूर वापस लेके आऊँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं अब तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, इसलिए मेरे प्यार की खातिर तुम्हें लौटना होगा निधि। वैभव खाने पीने की व्यवस्था करने गया था। तब तक जतिन निधि का चेहरा पोंछता, उसके सलोने चेहरे को निहारता, उसके माथे पे बिंदी लगाता उसे चूम लेता है। ऐसा करते उसकी आंखों के कोरे गीले हो आए थे। भैया, हम दोनों कैसे रहेंगे यहाँ? वैभव किचन से निकलता हुआ कहता है। कोई लेडी पर्सन तो होनी चाहिए ना, मुझसे ये सब काम नहीं होता। वैभव की नखरीली आवाज़ पर जतिन उसकी तरफ देखता हुआ पूछता है, तो क्या करें? निधि की माँ या हमारी माँ के ऊपर तो वैसे भी घर की जिम्मेदारी है, उन्हें कैसे यहाँ बुला सकते हैं? हाँ वो तो है, फिर जान का कुछ सोचने का अनुभव अभिनय करता क्षणभर बार वैभव कहता है, भाभी की बहन क्या नाम है, हाँ नीतू का आप बुला लीजिए। अपने MBA के 8वें सेमेस्टर के बाद अभी वो खाली ही तो बैठी है। तुम्हें बड़ी खबर है उसकी? कनखियों से देखता जतिन के होंठ कुछ तिरछे हो आए थे।
अरे ऐसे ही पता चला था मुझे। वैभव सच में शर्मा गया। रहने दे, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी शादी वाले दिन से ही देख रहा हूँ तुम दोनों को। ये सुनते वैभव को झेपते देख जतिन हल्के से हंस दिया। 2 दिन बीतते बीतते जतिन को अब यहाँ रुकने में बेचैनी होने लगी। जतिन की हालत भी, निधि की हालत भी वैसी की वैसी बनी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कब तक यहाँ रुकना पड़ेगा। दोपहर में खाना खाकर वैभव सो रहा था। तब उसके पास आकर जतिन उसे धीरे से जगाता हुआ उसके कानों के पास आता कहता है, उठो। वैभव हड़बड़ाता हुआ एकदम से उठकर बैठ जाता है और हैरत से भाई का चेहरा देखता हुआ कुछ कहने वाला था कि जतिन होठों पर उंगली रख उसे चुप रहने का इशारा करता है। उसे अपने साथ चलने का संकेत करता खुद कमरे से बाहर निकलने लगता है। वैभव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे बस उसके इशारे का पालन करता जा रहा था। वे फ्लैट से बाहर आ गए थे, जहाँ जतिन उसे कार में बैठने का इशारा करता हुआ धीरे से कहता है, तुम कार में बैठो, मैं निधि को लेकर अभी आता हूँ। हम इसी वक्त उदयपुर के लिए निकलेंगे। वैभव कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया और जतिन उसकी तरफ बिना मुड़े वापस फ्लैट की ओर चल देता है। आखिर क्या करने वाला है जतिन? उसने क्या सोच रखा है आगे के लिए? वैभव हैरान है। जानने के लिए सुनते रहे एक राज रूहानी सफ़र। कहानी पसंद आने पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।